संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी आज मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि सांसदी छीनकर मुझे डरा नहीं सकते। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। उन्होंने कहा, मुझे डिस्क्वालीफाई करके डराया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री अडानी पर मेरी अगली स्पीच से डर गए हैं। मैंने ये उनकी आंखों में देखा है, इसलिए पहले मुद्दे से ध्यान भटकाया गया, उसके बाद मुझे अयोग्य घोषित कर दिया गया। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। गुजरात के राजकोट में क्लास 1 अधिकारी ने रिश्वत की जांच के दौरान सीबीआई की हिरासत में खुदकुशी कर ली, जिससे हड़कंप मच गया। राजकोट के डीजीएफटी कार्यालय में संयुक्त निदेशालय के अधिकारी जवरीमल बिश्नोई ने आज शनिवार को सीबीआई हिरासत में आत्महत्या कर ली। यह घटना भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई द्वारा बिश्नोई की गिरफ्तारी के ठीक एक दिन बाद हुई। बिश्नोई पर रिश्वत मांगने और लेने का आरोप है। आत्महत्या की यह वारदात बिश्नोई को अदालत ले जाने से ठीक पहले हुई। उन पर शिकायतकर्ता से 9 लाख रुपए मांगने का आरोप है, जो एनओसी प्राप्त जारी करने के लिए मांगे गए थे। ગઈકાલના રોજ રાજકોટની ડીજીએફટી કચેરી ખાતે કેન્દ્રીય અન્વેષણ બ્યુરો સીબીઆઈની એક રેડ જે છે એ સફળ ટ્રેપ રેડ હતી અને એમાં જે છે આરોપી જાવરીમલ બિશ્નોઈ કે જે ઇન્ડિયન ટ્રેડ સર્વિસના ઓફિસર જે છે
એમને આ રેડ હેન્ડેડ એમને પકડેલા હતા। આ સંદર્ભમાં આરોપીની અટકાયત કરી અને આગળની તપાસ પ્રક્રિયા સર્ચ પ્રક્રિયા જે છે એમની ઓફિસ ચેમ્બર ખાતે ચાલુ હતી। સમગ્ર રાત દરમિયાનની આ સર્ચ પ્રક્રિયા ચાલુ રહેલ હતી અને સવારના લગભગ 9:45 વાગ્યાના આસપાસના ટાઈમે જે આરોપી જાવરીમલ બિસ્નોઈ જે છે જે એમના ચેમ્બરની જે એક બારી હતી એ બારીમાંથી અચાનક દોડી અને કૂદી ગયેલ હતા અને એ કૂદી ગયેલ જેના કારણે ઇજાગ્રસ્ત થતાં એમને તાત્કાલિક રાજકોટ ખાતેની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવેલા હતા, જ્યાં સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતેના ડૉક્ટર દ્વારા તેમને મરણ જાહેર કરવામાં આવેલા છે। આ સંદર્ભે પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મેડિકલ વર્દી આવતા જે મૃત જાહેર થયેલ છે તેમના માટેની અકસ્માત મોત નોંધી અને આગળની તપાસની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી છે। સાથે સાથે આના કેમ કે આ જે મરણ જનાર જે છે એ કેન્દ્રીય અન્વેષણ બ્યુરોના અધિકારીઓની કસ્ટડીમાં હતા, એટલે એના કારણે આનુષંગિક જે કાર્યવાહી જે છે રિપોર્ટિંગની અને તપાસની એ તમામ પણ કાર્યવાહી જે છે એના માટેની કાર્યવાહી પ્રદ્યુમનનગર પોલીસ દ્વારા આરંભી દેવામાં આવી છે। જે પણ એમના બાબતો હશે એ પોલીસ તપાસને સાંકળતી કોઈ પણ બાબત હશે તો એમાં એમને તમામ વિગતો એમાં લઈ લેવામાં આવશે અને અત્યારે લાશનું જે ઇન્ક્વેસ્ટ જે છે એ એસડીએમ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ તરીકે ભરવા માટે પણ પોલીસ તરફથી યાદી પાઠવી છે। સાથે સાથે વિડીયોગ્રાફિક પીએમની પણ જે આમાં સૂચનાઓ હોય છે એ પ્રમાણની પ્રક્રિયા જે છે એ કરવા માટેની કાર્યવાહી આરંભેલ છે। જે લાશ બાબત જે છે પીએમ થયા પછી એમના પરિવારજનોનો સંपर्क કરી અને લાશ જે છે પોલીસ દ્વારા એમને સોંપવામાં આવશે। इस मामले मृतक के परिजनों ने सीबीआई के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई के अधिकारियों से मारपीट की कोशिश भी की। आज की घटना ये सीधा सीधा मर्डर है। जो लोग इनको डिटेन कर रहे थे, जिन लोगों ने डिटेन किया है उन्होंने क्यों डिटेन किया और रात को डिटेन किया, तो ये सुबह कितने बजे घटना हुई है। इन लोगों ने मिल करके और ये मर्डर करके और इसको कहीं से भी गिराया है, फेंका है, वो तो जांच का विषय रहेगा। लेकिन मैं 302 का मुकदमा, जो भी लोग इस रेड के अंदर शामिल थे, जो भी इस इन्वेस्टिगेशन में इनको डिटेन करने में, इनको सर्च करने में जो भी लोग शामिल थे, जितने भी है 2, 5, 10, चाहे बड़े से बड़े लेवल का अधिकारी हो चाहे छोटा छोटा अधिकारी हो, सबके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बाकी सब जांच के विषय हैं। आपकी क्या मांग है? आपके भाई के ऊपर 5 लाख, अरे पर पूछ लो, आपके भाई के ऊपर 5 लाख की लांच लेने का आरोप है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये 5 लाख रुपए साथ में लेके आए हैं और पता नहीं कितने लेके आए हैं। बताएं, कोई बात तो बताएं ना, क्या मैटर था, किसका था, कब से चल रहा है। ऐसे क्या पैसे लेके आए और हम इनको जांच कर रहे हैं और अब बोल रहे हैं वो है ही नहीं, यहाँ पे दुनिया में नहीं है। क्या मांग है आपकी? क्या मांग है आप? मेरी मांग यही है, जो लोग इनको, अब तो सब कुछ हुआ है, सबके सामने है। कल शाम को 6 बजे से लेकर 15 घंटे तक इन्होंने सर्च किया है, उसके बाद इस तरह की घटना बता रहे हैं, तो ये सब लोग 302 की जो है, जो मर्डर के अंदर सब लोग शामिल है। ये लोग पुलिस तपास कर रही है, क्या कहेंगे इसके? पुलिस इसमें क्या कर रही है? पहले तो सीबीआई के लोग तपास करें, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का गृह मंत्रालय तपास करें। मैं अमित शाह जी पे सीधा आरोप लगाता हूं कि उन्होंने, मैंने जैसा पढ़ा है अखबारों के अंदर, टीवी में देखा है, जस्टिस लोहिया आज तक पता नहीं चला। सीबीआई में इतने लोग हैं जो संदिग्ध रूप से उनके मर्डर हुए हैं, तो ये तो मर्डर है, बिल्कुल मर्डर है, इसमें क्या है? बात सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। जब तक इसका फैसला नहीं होगा मैं बॉडी को बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। ये तो यही चाहते हैं, इनकी तो सोची समझी प्लानिंग है। ये जल्द शुरू होने जा रही राइट टू एजुकेशन एडमिशन प्रक्रिया का लाभ लेने का अनुरोध वडोदरा भाजपा द्वारा नागरिकों से किया गया है। गुजरात सरकार के आरटीई प्रावधान अंतर्गत जरूरतमंद छात्रों को निजी स्कूल में निशुल्क पढ़ाई कराई जाती है। आरटीई के तहत पहली कक्षा में प्रवेश की कार्यवाही ऑनलाइन शुरू हो रही है, जिस पर वडोदरा भाजपा कार्यालय में विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल और भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने जानकारी दी। राज्य सरकारनी અને કેન્દ્ર સરકારની સંયુક્ત ગણી શકાય એવી એક યોજના છે, જેનું નામ છે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન, એટલે કે મફત શિક્ષણ માટેની યોજના। આ યોજના અન્વયે ગ્રાન્ટીન એડ શાળાઓ અને બધી જ પ્રાઇવેટ શાળાઓમાં, પછી એમાં સ્ટેટ બોર્ડની શાળાઓ હોય અથવા સેન્ટ્રલ બોર્ડની શાળાઓ હોય, પછી એ શાળાઓ ગુજરાતી મીડિયમની હોય કે શાળાઓ ઇંગ્લિશ મીડિયમની હોય, એમાં પહેલા ધોરણમાં 25% વિદ્યાર્થીઓને अलग अलग कैटेगरी हेठळ एडमिशन आपवानुं होय छे। आ जे अलग अलग कैटेगरी है एमां जे एडमिशन आपे छे आ विद्यार्थीओने पहला धोरणथी 8मा धोरण सुधी एमने आ प्राइवेट शाळाओ अथवा तो ग्रांटीन एड शाळाओमां मफत शिक्षण मळे एवी जोगवाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा करवामां आवी छे।
મુખ્ય બે બાબતો જેમાં લોકોને મુશ્કેલી પડે છે એમાં એક ડિસ્ટન્સ માટેના સર્ટિફિકેટમાં એમને મુશ્કેલી પડે છે. આરટીઈના કાયદા હેઠળ 6 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં રહેતા બાળકોને જ શાળામાં પ્રવેશ મળવાપાત્ર થાય છે. તો આવા બાળકો જે 6 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં રહેતા હોય પરંતુ એમને એના સંદર્ભનું સર્ટિફિકેટ ન મળતું હોય તો એના માટેની મદદ કરવા માટે શહેરના પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ કામ કરવાના છે. તો જે લોકોને અલગ અલગ પ્રકારના રાજ્ય સરકારના સર્ટિફિકેટ આ એડમિશનની પ્રક્રિયામાં જોડવાના હોય આ બધા જ પ્રકારના સર્ટિફિકેટ રાજ્ય સરકારના માધ્યમથી મળે એના માટેની ચિંતા પણ પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના માધ્યમથી કરવાની છે. સાથે સાથે ખોટા સર્ટિફિકેટ અથવા તો જે કેટેગરીમાં જે વ્યક્તિ ફોલ ન થતા હોય એવા વ્યક્તિઓ જ્યારે આવા સર્ટિફિકેટો બનાવતા હોય છે ત્યારે એના સંદર્ભમાં પણ યોગ્ય અધિકારીશ્રીનું ધ્યાન દોરીને આવા સર્ટિફિકેટ ન બને અથવા તો આ પ્રકારના એડમિશન ન થાય એની પણ ચિંતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના માધ્યમથી કરવાની છે. કાર્યકર્તાઓના માધ્યમથી લોકો સુધી એ પણ વાત પહોંચાડીએ છીએ કે માત્ર ને માત્ર ગુજરાતી મીડિયમની શાળામાં જ એડમિશન મળે એવું આરટીઈમાં કોઈ જોગવાઈ નથી. અંગ્રેજી માધ્યમની સ્ટેટ બોર્ડની, અંગ્રેજી માધ્યમની સેન્ટ્રલ બોર્ડની આ પ્રકારની શાળાઓમાં પણ એડમિશન આ આરટીઈના માધ્યમથી મળી શકે તેમ છે. વોટ્સએપમાં આરટીઈ લખવાથી એમાં જે પ્રકારની કેટેગરીમાં આપણને એડમિશન મળવાપાત્ર છે આ બધી જ કેટેગરીઓ 1 બાય 1 એમાં દેખાય છે. એક વખત એમાં પોતે કઈ કેટેગરીમાં સિલેક્ટ થાય છે એ નક્કી કરીને નંબર લખે એટલે એ કેટેગરીમાં કયા પ્રકારના દસ્તાવેજી પુરાવા એડમિશનના ફોર્મ સાથે મૂકવાના છે તેના વિશેની માહિતી પણ એમાંથી મળે છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ઘણા બધા સેવા વસ્તીમાં રહેતા બાળકો, આંગણવાડીમાં અત્યારે જે બાળકો જાય છે તેવા બાળકો, નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની બાલવાડીઓમાં જતા બાળકો અને અન્ય ઘણા બધા બાળકોના માતા પિતાને આ ફોર્મ કેવી રીતે ભરવાના અને આ ફોર્મના જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવા કેવી રીતે મેળવવા એની માહિતી હોતી નથી. માટે વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટીની આઈટીએસએમની ટીમ દરેકે દરેક સેવા વસ્તીમાં જઈને જે મા બાપને આ ફોર્મ ભરાવાના હોય એ મા બાપની સાથે બેસીને એમને ફોર્મ ભરવામાં મદદરૂપ થનાર છે. ફરજિયાત, મફત અને તેની સાથે સાથે માતૃભાષાનું શિક્ષણ. તેના કારણે બાળકોને જ્યારે અંગ્રેજી મીડિયમમાં જવું હોય, માની લો ગરીબ ઘરનું બાળક છે અને અંગ્રેજી મીડિયમમાં જવું હોય તો વાલીઓને પહેલી ચિંતા એ થતી હોય છે કે મારું બાળક ત્યાં જશે તો સમજી કેવી રીતે શકશે, કારણ કે અમને તો ગુજરાતી સિવાય કોઈ ભાષા નથી આવડતી. ત્યારે આની પણ ચિંતા કરીને રાજ્ય સરકારે જ્યારે આ વખતે જે નવું બિલ લાવ્યા છે તે ફરજિયાત મફતની સાથે સાથે માતૃભાષામાં શિક્ષણનું જે બિલ લાવ્યા છે અને તેના માટે થઈને આજે આરટીઈ હેઠળ તમામ શાળાઓ જ્યારે આવરી લીધી છે અને એમાં દરેકે દરેક શાળામાં એ શાળાના વિસ્તારથી 6 કિલોમીટર ત્રિજ્યામાં આવતા દરેક બાળકને જે જરૂરિયાતવાળા બાળક છે તેઓને આ સવલત મળી રહે તેના માટે જ્યારે સરકારશ્રી સતત એટલે આપણે એવું કહીએ કે જેનો આ કાયદો જ બનાવ્યો છે અને તેમાં ચૂંટાયેલા તમામ પ્રતિનિધિઓ જોડાઈ ગયા છે ત્યારે આજના દિવસે આજના તબક્કે હું વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર વિજયભાઈ સાહેબને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું કે આ પ્રકારની પહેલ આખા ગુજરાતમાં કદાચ મને લાગે છે કે દેશમાં પહેલી વખત એવું થતું હશે કે વોટ્સએપથી આપણાને ખબર પડી શકે કે ભાઈ હું કઈ કેટેગરીમાં આવું છું. આપણાને એવું ધ્યાનમાં આવે કે આ કેટેગરીમાં આવ્યા છતાંય મારી પાસે સર્ટિફિકેટ નથી તો સર્ટિફિકેટનું પણ સર્ટિફિકેટ ઊભું કરવાની વ્યવસ્થા પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવી છે. ત્યારે આપ સૌ મિત્રોને એક જ વિનંતી છે કે આ જે આખો વિષય છે 7069156156 આ નંબરનો આપના માધ્યમથી વડોદરા વાસીઓને તમામને એનો બહોળો प्रचार था। विश्व की पहली इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट गुजरात के वडोदरा शहर में आयोजित की गई, जिसमें एशिया के 4 देश हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में पहली बार इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित की गई है। इस व्हीलचेयर इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन वडोदरा के प्रतापनगर पुलिस क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है, जिसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे 4 देशों की टीमें शिरकत कर रही है। वडोदरा पुलिस, वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और गुजरात सरकार के सहयोग से पहली बार वडोदरा में ये आयोजन किया गया है, जिसमें सीजन बॉल से क्रिकेट टूर्नामेंट खेली जा रही है। क्रिकेट के बारे में जब भी कुछ लिखा जाता है, बोला जाता है, तो सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में वडोदरा का नाम सबसे अव्वल रहा है, क्योंकि वडोदरा ने ऐसा इतिहास रचा है क्रिकेट की दुनिया में, जहां पर
बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी वडोदरा ने दिए। एक और बार वडोदरा का नाम क्रिकेट में अलग तरीके से अब लिखा जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको बता दूं। विश्व का सबसे पहला व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट वडोदरा शहर में हुआ। बस यही इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा हमेशा के लिए। और व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट की बात हो तो ये व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट किसने शुरू की, उनको तो ज़रूर से, उनके बारे में तो ज़रूर से हमें जानना चाहिए। व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करने वाले मनीष पटेल बात करेंगे हमसे। उससे पहले वडोदरा शहर में ये व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट जो हो रहा है उसके बारे में मैं बता दूं। वडोदरा शहर के प्रताप नगर पुलिस परेड ग्राउंड पर ये क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हुआ है, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका ने शिरकत की है। अब बात करते हैं मनीष पटेल जी से। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। मनीष जी, मैंने जैसे जिक्र किया कि आप फाउंडर हैं व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करने के पीछे। कैसे ख्याल आया आपको कि हैंडीकैप को भी क्रिकेट खेलना चाहिए और उनको ग्राउंड पे ले जाना चाहिए? जी मैम, क्रिकेट हमारे देश में क्रिकेट का और पूरे एशिया में क्रिकेट को भगवान की तरह पूजा जाता है। बड़ा दबदबा है। यस। तो आफ्टर एक्सीडेंट मैंने सोचा कि हम भी व्हीलचेयर क्रिकेट को एक ऐसे लेवल पे ले जाए ताकि हमारे डिसेबल भाई जो है उनका एक हुनर, जो उनके पास जो प्रतिभा है वो बाहर आ सके। और इसके लिए सबसे बड़ा माध्यम, क्रिकेट से बड़ा माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। तो हमने सोचा शुरुआत में, फिर हम एक ग्राउंड पे छोटा एक्सपेरिमेंट किया और कॉरपोरेट्स कंपनियां और बहुत सारे लोगों के सहयोग से उसको धीरे धीरे हमने हर स्टेट में एसोसिएशन बनाए। उसके बाद इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल का स्थापना किया, जिसमें अभी हमारे साथ एशिया से 12 कंट्री एफिलिएशन है। और जो पैशन इंडिया के अंदर है व्हीलचेयर क्रिकेट में, वही पैशन एशिया और पूरे वर्ल्ड में अभी स्टार्ट हो गया है। क्या बात है। तो दिव्यांगों को एक व्हीलचेयर क्रिकेट में बैठ के खेलने का जो मौका मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कितनी तकलीफ़ें आई, क्योंकि जब एक दिव्यांग को लेकर आपको ग्राउंड पे जाना है तो सबसे पहला उनके परिवार को आपको तैयार करना पड़ता है, जो कैंडिडेट हैं, जो दिव्यांग पर्सन है उनको तैयार करना पड़ता है, उनमें कॉन्फिडेंस भरना पड़ता है कि या यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप ग्राउंड पे आइए। तो ये कितने उतार चढ़ाव वाला सफ़र था? मैम, दिव्यांगता बहुत चैलेंज वाला लाइफ हो जाता है। और क्रिकेट फुटवर्क का गेम है, तो फुटवर्क को दरकिनार करके व्हीलचेयर पे बैठ के क्रिकेट खेलना बहुत सिंक्रोनाइजेशन वाला काम हो जाता है। उससे बड़ी बात थी कि दिव्यांगता के जैसे कोई दिव्यांग होता है तो उसके मम्मी पापा उसका बहुत केयर करते हैं, उसको अकेले बाहर जाने का कभी छोड़ते नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि दिव्यांगों को बाहर निकालना है घर से, उसको अकेला ट्रैवल करने की हैबिट डालनी है, फिर जो काम घर में सपोर्ट से उनके होता है वो खुद करने का उसको हम ट्रेनिंग दिया। और बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी मुश्किलें आई, मगर ये आज तक यहाँ तक हम इंटरनेशनल लेवल तक आज पहुँचे हैं, उसकी बहुत खुशी है हमें। आगे कहाँ देखते हैं इन खिलाड़ियों को, और हिंदुस्तान के सभी दिव्यांग क्रिकेट खेलना जो चाहते हैं उनको किस मकाम पर ले जाना चाहते हैं, कहाँ देखते हैं आप उनको? मैम, हमारा सपना तो ऐसा है कि हमारा प्लेयर्स भी व्हीलचेयर पे बैठ के चौका छक्का लगाता है। जी बिल्कुल। तो वो भी हमारे लेजेंडरी जो क्रिकेटर हैं, सचिन जी है, धोनी जी है, कोहली जी है, वो लोगों से कम नहीं है हमारे लिए। तो हमारा एक सोच है कि भाई उनको भी वो फाइनेंशियली भी फिट हो, उसको हर तरह की सुविधा मिले। और अभी मोदी साहब हमारे लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं,
गुजरात गवर्नमेंट और बड़ौदा में जो सपोर्ट मिला है, बड़ौदा भारतीय जनता पार्टी का हम 3 साल से एक क्रिकेट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। उसमें हमारे जो शहर प्रमुख है डॉक्टर विजय शाह और भारतीय जनता पार्टी और बड़ौदा की कॉरपोरेट्स कंपनियां, उसका बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है हमको। और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे प्लेयर्स IPL की तर्ज पे उनका भी एक ऑक्शन हो और उनको भी उनके हुनर का कुछ मिले, उनके हुनर का कुछ मुआवजा मिले। तो हमारी सोच है कि भी हम 1-2 साल के बाद IPL का भी हम प्लान कर रहे हैं, इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग। आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप अपना ये सपना जल्द से जल्द पूरा करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू, धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो जैसे मनीष जी ने कहा कि IPL के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और IPL की तर्ज पर इन दिव्यांग खिलाड़ियों को व्हीलचेयर पर क्रिकेट खेलने के लिए वो लेकर जाना चाहते हैं। तो वडोदरा वासियों को, वडोदरा के हर कॉरपोरेट सेक्टर को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऑक्शन के लिए तैयार हो जाइए। आप कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे और कौन सी टीम को आप अपने साथ लेकर उनको इस कदर तैयार करेंगे, फाइनेंशियली उनको कितना सपोर्ट करेंगे, उसके लिए तैयार हो जाइए ताकि ये सभी खिलाड़ी IPL खेल सकें। और अब हमारे साथ जुड़े हैं IWCC के सेक्रेटरी रघु कुमार जी। रघु जी क्या बताएंगे IWCC के बारे में कि ये डिफरेंटली एबल जो क्रिकेटर हैं उनको इस तरह ग्राउंड पर लेकर आए हैं? मैं फैक्ट बोलूँगा, नॉट अ फिक्शन। नो, मुझे फिक्शन वैसे भी नहीं चाहिए। IWCC फाउंड करने का रीज़न के पहले ना, और इवन इफ यू सी 3 डेकेड्स में मैं क्या देखता कि जो भी फंड्स गवर्नमेंट में आता है वो डिसेबल को रीच नहीं होता था। हमारा मेन चैलेंज यही था, फंड जो है डिसेबल वाले को रीच नहीं होता था। इधर आप फंड एक एसोसिएशन को देंगे, वो एसोसिएशन स्पेंड करेगा, उनको नहीं देगा, या वो फंड गवर्नमेंट में रहेगा, सिर्फ सबका साइन होगा, एंट्री होगा, वो फंड नहीं। हमारा मकसद था हाउ टू मेक देम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर। फर्स्ट रीजन IWCC जब फॉर्म किया, one of the aims was how to get finance into the disabled people. Very very clear. Second of course, sports में मैं देखा कुछ भी rules कुछ भी नहीं, ऐसे खेलते हैं। So we want to create a platform at the world level where we can have a regulation of the sport and make it play as per rules and regulations जो आप कल से देख रहे हैं। मैं again वापस रिपीट करूँगा, कल से पहले कभी भी वर्ल्ड में व्हीलचेयर क्रिकेट खेला नहीं विद रूल्स। इट वाज ओनली फर्स्ट कल। जैसे अभी पार्थ भाई भी देख के हंस रहे हैं, तो जब पार्थ भाई से हम लोग मिले, ऑफकोर्स थ्रू मनीष जी मैं मिला था, तो मैं यही सेम थिंग अगेन देखा। बट गुजरात में जो है एक लोगों में इच्छा है हेल्प करने का, वो किधर भी मैंने नहीं देखा। सो मैं भी खींच के इधर आ गया। IWCC has been drawn to Gujarat. So that's what I would say. So I'll repeat 2 aims: get the money into the disabled people. The program should be officially done with rules and regulation. इतना ही हमारा, there's no third thing. And of course funders जैसे पार्थ भाई चाहिए, and visionaries also required to take things forward. I think that's थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। रघु जी का जो एम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एम है कि डिसेबल्ड पीपल जो हैं उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, और ये स्ट्रॉन्ग तभी हो सकते हैं कि ऐसे स्ट्रॉन्ग विजन वाले लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़ते हैं और ऐसी संस्थाओं की स्थापना करते हैं। और अब जिसे हम बात करेंगे वो है तो युवा, मगर उनको DNA में ये क्रिकेट मिला। दीपक नायकवाड़े, हम सब वडोदरा वासी उनको जानते हैं, गुजरात उनको जानता है, देश उनको जानता है। उन्हीं के सन हैं जय नायकवाड़े, जो भारत की दिव्यांग टीम को तैयार करते हैं। और यहाँ पर भारत की टीम जो खेल रही है वो जय की बदौलत खेल रही है, जय की मेहनत से खेल रही है। जय, बहुत अच्छा लगा पहले तो कि जो आपके पापा ने किया है उसी को आप आगे बढ़ा रहे हो। जैसे आपने स्टार्ट किया, जो क्रिकेट मेरे DNA में है, तो ऑफ कोर्स उसको ही कंटिन्यू करते मैं बोलना चाहूँगा कि क्रिकेट हमेशा से घर पे भी एनवायरनमेंट रहता था, और अभी टाइम भी था, जैसे मेरा
यू नो ब्रेड एंड बटर आप बोलते हो, दैट वाज क्रिकेट एट अ टाइम. आई एम वेरी प्राउड दैट आई प्लेड फॉर बड़ौदा फॉर फ्यू ईयर्स एंड देन मैं कनाडा था, मैं कनाडा के लिए खेल पाया और अभी आप मेरे को मौका मिला, जैसे हर बच्चे का एक ख्वाब होता है कि भारत के टीम के लिए खेले या कुछ योगदान दे आपका. जो मेरा था, सपना ही था इंडिया के टीम के लिए कुछ करना और रिलेट टू द व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन IWCC, उसके दौरान मुझे मौका दिया गया कि और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं इंडियन टीम को कोच कर पाया और इनका जुस्सा देख के हमें भी इतना ही मोटिवेशन मिलता है लाइफ में कुछ करने का. और हर इंडिविजुअल को मैं वही कहना चाहता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, दैट हम इनको देख के ही हम बोल सकते हैं दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल. थैंक यू सो मच जय बात करने के लिए. थैंक यू. और जय वडोदरा शहर में ईरा स्कूल में उनकी क्रिकेट कोचिंग एकेडमी है और देना गांव में उनकी क्रिकेट कोचिंग एकेडमी है, जहां पर बच्चों को तैयार करते हैं कि नए भारत में नई टीम जब इंट्रोड्यूस होगी तो वडोदरा का योगदान, जो विजय हजारे से लेके DK गायकवाड़ से लेके यहाँ तक का, जो इरफान के बाद हम कुणाल की बात करें, हार्दिक की बात करें, वहाँ तक का जो सफ़र रहा है उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि जय के वहाँ से, जय की एकेडमी से कोई ऐसा बच्चा निकले और वो भारत को रिप्रेजेंट करे. तो आज जिस तरह व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आज हमने बात की, तो मुझे लगता है कि AD व्यास को याद करना बनता है, क्योंकि आज वो होते तो ये क्रिकेट टूर्नामेंट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते. तो आज वो देख ही रहे हैं, खैर घर बैठे सही इन व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं उनके लिए चीयर करना बनता है, उनके लिए दुआ करना बनता है, उनके लिए सपोर्ट बनता है. बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. गुजरात के वडोदरा शहर में भगवान की कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के लिए वकील की मांग के साथ जयप्रकाश मेहता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. वडोदरा के जयप्रकाश मेहता पिछले कई दिनों से कैदी के कपड़े पहनकर अपने आप को जंजीरों में जकड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं और भगवान की कोर्ट में केस दाखिल करने के लिए वकील मांग रहे हैं. दरअसल बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स पर भगवान की तस्वीरें इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताते हुए जयप्रकाश मेहता ने भगवान के फोटो के इस्तेमाल और भगवान की तस्वीरों की दुर्दशा पर आपत्ति जताई है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के जब भी जो देवी देवताएं हैं उसी देवी देवताओं का अपमान और दुर्दशा हो रही है. क्यों कि हमारे पूरे बड़ौदा शहर के, पूरे गुजरात सभी से भगवान और देवी देवताओं को कूड़े कचरे, झाड़ पेड़ों के नीचे, नदी नालों के नीचे, जिससे जो समझ में आता है वहाँ पे डाल दिया जाता है. और इस तरह से भगवान और भगवान के धर्म के नाम पे उनकी दुर्दशा हो रही है. तो इस दुर्दशा रहना ये हमारे लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा, ये समझो कि हमारा धर्म और हिंदू धर्म का अपमान भी होता है. हम ये अभियान लेके बैठे हैं कि जैसे कोई बड़े से बड़ा गुनहगार रहता है उसको जंजीरों से जकड़ते हैं, तो हम सब मैं के साथ हम भगवान के गुनहगार हैं, भगवान के अपराधी है. तो हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी भगवान का अपमान ना करे, उनका सम्मान करे